नमस्कार। मैं हूं निर्देश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं बीएन परिचर्चा। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसा चुनाव, ऐसे राज्य का चुनाव जिस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है। हाँ सर, ऐसे चुनाव तो 12 महीना हमारे देश में होते रहता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो चुनाव होना लाजमी है, इतनी बड़ी जनसंख्या है ना। तो लेकिन कुछ राज्यों के चुनाव ऐसे होते हैं जिन पर पूरे देश दुनिया की नजरें टिकी हुई, सिर्फ हमारे देश की ही नहीं, पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई रहती है। कुछ ऐसे क्षेत्र भी होते हैं, जैसे असम में भी चुनाव हो रहा है, खुद हमारे कल एक ही चरण में चुनाव हो जाएगा। चलिए, मैं बात कर रहा हूं पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव की। और इस चर्चा के लिए हमारे साथ, आप तो जानते ही हैं, हमारे सहयोगी मिस्टर भागीरथ प्रजापति जी हैं। नमस्कार साथियों। तो सर, हम लोग चर्चा की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल सर। तो सबसे पहला आपका रिएक्शन हम जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है अब की बार किसकी सरकार पश्चिम बंगाल में? देखिए सर, जैसा कि आप बतलाए कि हमारा देश भारत जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र देश, और यहाँ पे जो चुनाव होती है समय समय पर विभिन्न राज्यों में, तो ये भी बहुत बड़ा फेस्टिवल के रूप में यहाँ पर मनाई जाती है। और मैं यदि जनसंख्या के दृष्टिकोण से बात करें, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से यदि बात करें सर, तो हमारा देश जो है जनसंख्या के दृष्टिकोण से द्वितीय स्थान पर आती है चाइना के बाद, और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी बात करें तो 7वें स्थान पे आती है। नहीं सर, पहला नंबर में आ गया है सर भारत। वो अभी सेंसस जो है डेटा जब आएगी निकल कर सामने, तब आप आधिकारिक घोषणा कर सकते हैं पिछली जनगणना के अनुसार। तो सर देखिए, अभी क्या है कि हमारे देश में 24 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश, और एक बातें और चलकर आ रही थी सर कि वन नेशन 28 राज्य, हाँ 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गई। और ये भी बातें चलकर आ रही थी क्यों ना एक वन नेशन वन इलेक्शन जी की भी चर्चा चल रही थी। हाँ, तो खैर उस समय के साथ उस पर भी जो है मुहर लगेगी। तो सर ये हमारा जो वेस्ट बंगाल है, बात सही है सर कि जब भी यहाँ पर चुनाव आती है तो चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी या फिर क्षेत्रीय पार्टी, सभी का नजर जो है वेस्ट बंगाल पर काफी टिकी हुई रहती है, क्योंकि ये स्टेट जो है राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो बहुत ही अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जी जी। क्योंकि मैं देखता हूँ कि जो लोकसभा के चुनाव होता है, हाँ, तो काफी हद तक बंगाल चुनाव जो है उसका इम्पैक्ट रहता है, काफी प्रभाव डालती है। और वेस्ट बंगाल इसलिए चर्चा में है और लोग इसलिए जानना चाहता है क्योंकि अबर जो SIR को लेकर जो है काफी चर्चा का विषय रहा था, क्योंकि यहाँ पर आपको पता होगा सर घुसपैठिया, ऐसा माना जाता है कि नहीं, ममता दीदी जो वहाँ की तत्कालीन जो सत्तासीन सरकार है, ऐसा माना जाता है कि उनका वोट बैंक वो घुसपैठिया है। तो इस पर जो निर्वाचन आयोग जो है, चुनाव आयोग, SIR लाकर जो है बहुत सारे जो फेक हमारा जो वोटर व्यक्ति थे उसको यहाँ से जो सफाई करने का प्रयास किया गया। कम बेसी नहीं, 90 लाख जो अपना में आने वाली आंकड़ा है, उसमें से 63 लाख तो परमानेंटली कट गया नाम। अच्छा सर। और 27 लाख जो है वो अभी भी कंफ्यूजन में है। अच्छा, समझे ना, उनका कहीं कुछ मिल नहीं रहा है। बताइए। तो इसमें भी जो है विद द प्रोसेस ऑफ टाइम जो है निर्वाचन आयोग जो अपने तरीके से काम कर रही है। तो सर मैं बताना चाहता हूँ लोगों की सहूलियत के लिए, हाँ सर, कि पश्चिम बंगाल में कुल विधानसभा की सीटें 294 है, जिसमें बहुमत के लिए 148 सीटें होती है। जी हाँ सर, उसका 50%। अब 2026 में क्या होगा क्या नहीं होगा वो जनता के हाथ में है। बिल्कुल। लेकिन 2021 का आंकड़ा मैं निकाल के लेके आया हूँ। अच्छा, है ना। टीएमसी की 213 सीटें। जी हाँ सर। और 47.9%।
परसेंटेज वोटिंग लगभग मान के चलिए 48% मान के वोटिंग चलिए। परसेंटेज प्राप्त हुआ था टीएमसी को। हाँ सर। लेकिन यहाँ पे देखिएगा बीजेपी 77 सीट है, टीएमसी 213 सीट और उसका परसेंटेज है 47.9। ये बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है सर। बीजेपी मात्र 77 सीट, हाँ लेकिन वोटिंग परसेंटेज 38.1%। सही है। ये आपको क्या ये थोड़ा अचंभित करता है सर कि देखिए मैं ये जो वेस्ट बंगाल की जो है सीट के मामले में नो डाउट टीएमसी की बहुत ज्यादा सीटें हैं और बीजेपी का 77, लेकिन वहीं यदि मैं वोटिंग परसेंटेज के बारे में देखता हूँ तो एक सोचने वाली चीज है कि उसकी 213 सीट काबिज करता है सरकार जो है और मात्र उसका 47.9% और वहीं बीजेपी 77 और उनका वोटिंग परसेंट जो है 38.1, मतलब फासला जो है यूं कहिए कि लगभग जो 9% का है जी। लेकिन सीटों का देखिए हाँ कि सीट का डिफरेंस कितना फासला है, जो है आसमान 136 सीट का डिफरेंस है। जानते हैं बीजेपी का अगर कहिएगा तो देखिएगा 2006 से अगर हम जाते हैं तो 2006 में 0 सीट 2% वोट शेयर 2%, 2011 में 0 सीट 4%, 2016 में 3 सीट 10.2%। लेकिन जैसे ही 2021 का चुनाव आता है वहां पे सीधे छलांग मारती है बीजेपी, 10.2% से आपका 38.1% है ना। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है। और सोच लीजिए आप कि 0 सीट 3 सीट है ना। तीन चुनाव का हम ले रहे हैं, 2006, 2011, 2016। तो क्या बीजेपी के लिए अगर प्लस पॉइंट रहेगा? देखिए सर, जिस तरह की आंकड़े जो है मैं नहीं बल्कि जो है आंकड़ा जिस तरह से बोल रही है और जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि 2006 में यदि मैं देखूं वहां पर बीजेपी का जो स्थिति था वो 0 सीट जाती है, परसेंटेज में देखें 2%। फिर अगेन वहां पे जो चुनाव थी 2011 में फिर वो 0 सीट, वहां पर भी 2% के आसपास रहती है, 0.2। और फिर वही 2021 में जब आती है तो वहां पर देखिए सर अचानक मतलब बोला जाता है किक स्टार्ट, मतलब वहां पर जो है 2 से अचानक जो है 77 सीट पर चली जाती है। तो इससे हमको ये पता चल रहा है सर कि आने वाला जो चुनाव जो कि 2 चरण में होना है और इसका फाइनल डेट 4 मई को आने जा रही है, तो कुछ 23 अप्रैल और 29 अप्रैल और रिजल्ट 4 मई को है ना। तो हमको लग रहा है सर कुछ चौंकाने वाली आंकड़ा तो आ सकती है, क्योंकि जिस तरह से वोटिंग परसेंट में देख रहा हूँ। हाँ, और सर सबसे बड़ा चीज है, आप बताइए कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस की स्थिति किस प्रकार थी और वो कहां से कहां, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? थोड़ा प्रकाश डालिए उस पर। देखिए सर, कांग्रेस की यदि बात करेंगे तो मुझे थोड़ा ये जो वेस्ट बंगाल का है वहाँ की जो पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा कि वहाँ का क्या स्थिति रहा और नहीं रहा। मैं बतलाता हूँ सर कि मैं ये 1947 से जो है 1967 का मैं दौर बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस का वहां पर सर कब्जा रहा है ना। उसकी सरकार जो है लगातार वहां पे बनी रही और फिर एक मतलब एक तरह से कहीं मोड़ आता है 1967 से 1977, जो कि वेस्ट बंगाल की पॉलिटिकल स्थिति यदि देखा जाए तो वहां पर बहुत ज्यादा सर उठापटक देखने को मिला। कई बार जो गठबंधन की सरकार बनी घिरी, फिर आती वहां पर सर एक चमत्कारिक परिवर्तन जिसको बोलते हैं वाम पार्टी की सरकार जो है, और जिसमें ज्योति बसु है ना, उसके बारे में कौन नहीं जानता है। ये 34 साल का अरसा है जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने आप में, कितना लंबा समय तक एक महिला विधायिका है ना, काफी लंबा टाइम तक जो उसका ये रहता है। तो 1977 से लेकर वो दौर जो रहता है वो 2011 तक का सफर जो ज्योति बसु का रहता है। ज्योति बसु की हटने के बाद जो है मुख्यमंत्री वहां पर बनते हैं, आपका यही ममता बनर्जी ही बनती है। नहीं, बुद्धदेव भट्टाचार्य का नाम आता है। बुद्धदेव भट्टाचार्य का नाम आता है सर। और फिर यहाँ पर राज होता है अचानक एक तरह से कहिए बूम, ये आपका ममता बनर्जी का सर।
और ममता बनर्जी भी मतलब रिकॉर्ड करके आई थी। हाँ बिल्कुल, लगातार 3 बार। हमको लगता है वो भी रिकॉर्ड ध्वस्त करने के कगार में आगे चल चुकी है। हाँ 3 बार, समझ रहे हैं आप। वहाँ का मुख्यमंत्री ना अपने आप में ये जनता के प्रति प्यार और उसकी जो है पॉलिटिकल सूझबूझ कहीं ना कहीं चिंता की स्थिति कांग्रेस के लिए है। कांग्रेस का आंकड़ा जब हम देखते हैं तो देखिए 2006 में 31 सीट, अच्छा है ना। 2011 में 42 सीट, अच्छा। लेकिन 42 सीट कब लाई थी? 2011 में, जब वो टीएमसी के साथ में थे। अच्छा। अब देखिए टीएमसी के साथ में 2016 में 44 सीट लाई, लेफ्ट के साथ थे, है ना। 2006 में 21 सीट वैसे लाई थी अब खुद से। 2011 में 42 सीट टीएमसी के साथ, अच्छा। 2016 में 44 सीट उसमें लेफ्ट के साथ थे, अच्छा, है ना। तो उसके बाद 2021 में खुद लड़ी हो और 0 सीट आया। कहा 10 से 12% वोट शेयर होती थी कांग्रेस की। हाँ सर। लेकिन अभी आप 2-3% में सिमट गए। तो क्या आप मानते हैं कि कांग्रेस जो एक विश्व स्तर की पार्टी थी, जिसके नेता जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन उसकी स्थिति आज 10 से 12% से 3% पर आ गई, तो आप इसका मुख्य कारण किनको मानते हैं? देखिए सर, इस विषय पर मैं कहना चाहूंगा कि पहले जो आपने जैसा कि जिक्र भी किए कि एक दौर ऐसा आता है सर कि जब हमारा देश 1947 में आजाद होती है और यहाँ पर जो है कांग्रेस की सरकार बनती है, और उस समय के तत्कालीन यदि मैं देखूं, मैं यदि सेंट्रल लेवल पे देखूं, हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे, उनके बाद जो है इंदिरा गांधी का दौर आता है। कांग्रेस का दबदबा रहा, कुशल नेतृत्व की जो है कुशल नेतृत्व जो यहाँ पे रहा, और राजनीतिक सूझबूझ और इनकी जो है एक विजनरी, ये सारे गुण रहने की वजह से जो है कांग्रेस का अच्छा खासा दबदबा रहा। लेकिन एक ऐसा समय भी आता है, जैसा सर आपने बताया कि 2006 में मैं बंगाल का जिक्र करना चाहता हूँ, 21 सीट, 2011 में 42 सीट, 16 में 44 सीट, और 2021 में 0 सीट आ जाती है लोकसभा में। देखिए 2024 वाला लोकसभा। तो अब बहुत बड़ा सवाल है कि सर एक ऐसा दौर आता है कि हमारा देश जब आजाद होती है तो यहाँ पर ऑल इन वन एक पार्टी सर जो कि डोमिनेट करती है, कांग्रेस, और एक ऐसा भी दौर आता है सर कि 0 या 1 सीट पर आ जा रही है। तो कमियां क्या है? तो मेरे ख्याल से जो लग रहा है कि एक जो कुशल नेतृत्व की कमी यहाँ पर स्पष्ट नजर आ रही है, और लोगों के प्रति जो प्यार है ना, कहीं ना कहीं वो कमी, जो गैप जो है वो कहीं ना कहीं नजर आ रही है। देखिए एक फेसबुक में पोस्ट करने या यूट्यूबर होने के नाते नहीं, एक आम जनता के नाते कांग्रेस को सोचना चाहिए कि वो आम पब्लिक से कनेक्ट नहीं हो पा रही है। सबसे बड़ा प्रमुख कारण अगर कनेक्ट होता तो ये स्थिति तो नहीं देखने को मिलती है ना। और दूसरी तरफ चाहे ममता दीदी हो चाहे तो बीजेपी हो, बिल्कुल वो कहीं ना कहीं बंगाल के लोगों से कनेक्टेड है। हाँ सर, वो कनेक्ट कर पा रही है ना। ममता दीदी तो खैर कनेक्ट कर ही रही है, इसके चलते उनकी सरकार बन रही है। बिल्कुल। लेकिन बीजेपी भी कहीं ना कहीं से 2-3 सीटों से 77 सीट का सफर तय किया। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं वो भी लोगों के मन में है। जी सर, है ना। तो सर मान के चलिए कि वहां जो भी हो, है ना, लेकिन एक तरफ बीजेपी का ग्राफ बढ़ता गया, ऊपर उठता चला गया, लेकिन दो पार्टियां तो लगभग वहां पे साफ हो गई। जिसका 34 साल तक राज रहा, 34 ईयर तक राज रहा, जैसा कि हमने बताया, है ना, लेफ्ट की सरकार, वो 0 पर आके समट गई। और जो राष्ट्रीय पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी, बड़े बड़े दिग्गज, आज मान के चलिए जितना भी भारत में राजनीतिक पार्टी है, सब किससे निकला? कांग्रेस से निकला, कांग्रेस से निकला। चाहे कोई भी नेता हो, कांग्रेस से निकला। लेकिन आज ये कांग्रेस की स्थिति इतनी बद से बदतर, और लेफ्ट के बारे में भी थोड़ा प्रयास डालिएगा कि लेफ्ट जो है वो वहां से कैसे खत्म होते चला गया। देखिए सर, आपने इस संबंध में बतलाया भी कि देखिए सर, एक बड़ी बात होती है कि लीडरशिप का क्वालिटी क्या होना चाहिए। बोला जाता है कुशल नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए,
और विजनरी, मतलब लोगों की आवश्यकता क्या है, उस बात को आप भली भांति जानिए। जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि जब तक आप पब्लिक इंटरेस्ट, दैट मीन्स क्या होता है कि लोग चाह क्या रहा है, हमारी आवश्यकता है क्या। हम परंपरागत चीजों पर भरोसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि बोला जाता है कि विद द प्रोसेस ऑफ टाइम यू हैव टू चेंज, मतलब क्या है कि समय के साथ जो है आपको बदलना सब चीज में जो बदलना बहुत जरूरी है। और जैसा कि आपने बताया सर कि लेफ्ट की सरकार हो या फिर कांग्रेस की सरकार हो, तो उनका ढुलमुल रवैया और समय के साथ पब्लिक के साथ किस प्रकार से कनेक्ट होना है, सर मेरे ख्याल से वो एक सामंजस्य जो बनाना चाहिए, वो शायद नहीं रह पाई सर। और यही प्रमुख कारण रहा होगा कि उसकी जो पहचान था, उसकी जो अस्मिता थी, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं पब्लिक के बीच खोते चला जा रहा है। अच्छा, ये भी तो देखिए आप कि विपक्षी दलों ने मिलकर बनाया इंडी गठबंधन। हाँ सर, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बंगाल में इंडी गठबंधन खत्म हो जाता है। हाँ सर, है ना, ये भी एक कहीं ना कहीं नेगेटिव पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट है। आप देखिए वहां पे जानते हैं ममता दीदी जो है 294 सीट है ना, हाँ सर, उसमें से 291 सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। और देखा देखी कांग्रेस ने भी 284 सीटों पर अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। बिल्कुल। तो बताइए कि एक गठबंधन बना था, हाँ, ताकि किसी ना किसी तरह से बीजेपी को जो है काउंटर करने के लिए, लेकिन जब इंडी गठबंधन में टूट हो जाती है तो आप फिर कहीं ना कहीं इसको किस वे में देखते हैं? देखिए सर, एक चीज मैं इस पर प्रकाश डालना चाहूंगा। एक्चुअली इंडी गठबंधन आया कहां से? ये सर 2024 का जो लोकसभा चुनाव था जी, उसको टारगेट करने के लिए लगा विभिन्न जो पार्टियां जो थी, लोगों ने क्या कि एक यूनिट बनकर, मतलब हम व्यक्तिगत रूप से फाइट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको लगा कि बीजेपी जो है बहुत एक शक्तिशाली, एक पावरफुल और जो है पब्लिक का चहेता पार्टी है, और वैसी हालात में जो हम व्यक्तिगत रूप से फाइट नहीं कर पाएंगे, है ना। जी जी जी। तो विभिन्न पार्टियों ने क्या किया, कलेक्ट होकर उसने क्या किया, इंडी गठबंधन, जैसे कि आपने बताया गठन किया जाता है। लेकिन ताजुब तो तब होती है कि जैसा कि अभी फिलहाल आपने जिक्र भी किया आप वेस्ट बंगाल के चुनाव को लेकर, कि यहाँ खुद 294 सीट है, जिसमें 291 सीट पर ममता दी जो टीएमसी की जो सरकार है अपना प्रतिनिधि उतार चुकी है। और कांग्रेस भी आप कांग्रेस पार्टी ने भी क्या किया है, जैसा कि आपने बताया कि उसने भी 284 प्रतिनिधि जो है वहां पे खड़ा किया है। तो एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एक आप जो है जब लोकसभा चुनाव होती है तो आप जितने विपक्षी पार्टियां हैं बोलते हैं कि नहीं, आप लोग एक बैनर तले, एक बैनर के तले जो है एक मोर्चा संभाला, एक मोर्चा स्टार्ट किया जाए और उसके तहत लड़ना। और फिर विधानसभा चुनाव होती है तो फिर आप जो है छोड़िए जो विपक्ष, जो पावरफुल पार्टी है उसको छोड़िए, आप लोग खुद जो विपक्ष है वो आपस में ही आप लोग लूट रहे हैं, झगड़ रहे हैं। ऐसा तो मैं पशु पक्षियों में देखता हूँ। तो ये विचारों की जो है सर कमी है, उनकी जो विचारधारा है शायद मेल नहीं बन पा रही है, तो इस पर विचार करने की आवश्यकता है। आखिर आप ही मान के चलिए कि कहीं ना कहीं ममता दीदी को ये चीज लगता होगा कि अगर हम कांग्रेस वगैरह से हाथ मिलाए तो यहाँ हमारी सरकार गिर सकती है। और इसी चलते ना गठबंधन हुआ। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। देखिए अब बोला गया है कि हम बतलाया सर कि हर एक पार्टी की अपनी क्या होती है, एक आइडियोलॉजी है जी सर, एक विचारधारा होती है। और ममता दीदी को मेरे ख्याल से लगता है कि वेस्ट बंगाल की जो नस को जो पकड़ा है ना, पकड़ी है सर, दूसरी पार्टियों को समझने की आवश्यकता है। क्योंकि बीजेपी का आदि मान लीजिए बहुत बड़ी जो है राष्ट्रीय पार्टी है बीजेपी, मैं मानता हूँ। और चुनाव के टाइम मैंने देखा बड़े बड़े धुरंधर वहां पर उतर चुके हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री अमित शाह हो, यहाँ तक अमित शाह जी ने कहा, जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मैं अभी 15 दिनों तक बंगाल में ही हूँ, है ना मतलब चाणक्य जिसको बोला जाता है, चाणक्य जो वो उतर चुके हैं बंगाल के चुनाव में। तो देखिए सर एक चीज मैं कहूंगा कि देखिए मैं एक चीज कहूंगा आपको, इसको मैं थोड़ा कनेक्ट करना चाहूंगा एक बीमारी से। जैसे कोई व्यक्ति बीमार पड़ा है तो आपको पता होगा कि सर तरह तरह के डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट करवाते हैं, और बाद में पता चलता है कि नहीं जो बीमारी को पकड़ सका वही उसने ट्रीटमेंट कर दिया सर। जी। तो कहीं ना कहीं वहां की जनता को नीड्स क्या है, आवश्यकता क्या है ना। तो जो भी पार्टियां जाती है सबसे पहले इस बात को समझे कि वहां का पब्लिक चाह क्या है,
जी। क्योंकि जब तक उसकी जो आवश्यकता, उसकी भावनाएं है ना, उसकी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे रोजगार की बात हो, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे विकास की बात हो, हाँ। हम उसके नब्ज को पकड़े, उसकी भावनाओं को पकड़ें कि क्या कह रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। बाकी हम लोग आप लोगों के विवेक पर छोड़ते हैं, किन की सरकार बनेगी, किन की सरकार नहीं बनेगी, जनता सर्वोपरि है, जनता जिसको चाहेगी उसको चुन लेगी, है ना। आज की चर्चा पार्ट 1 थी, ये पहला भाग था, ये बंगाल है ना। ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। कल हम लोग चर्चा करेंगे मुस्लिम बहुल इलाकों के बारे में, बताएंगे मुस्लिम बहुल इलाकों के बारे में, वहां बीजेपी की स्थिति क्या है, वहां टीएमसी की स्थिति क्या है, और किस प्रकार वहां पे प्रभाव डाला जाएगा। झारखंड की कितनी पार्टियां वहां पे इंटर कर रही है, बिहार की कितनी पार्टियां इंटर कर रही है, उसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज की चर्चा को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो कृपया आप हमें फॉलो करें, शेयर करें, और कमेंट में जाकर अपनी राय अवश्य रखें। तो आप भी अपील कर दीजिए सर। साथियों, आप जो है जिस तरह से आप लोग प्यार दिखा रहे हैं, ऐसा ही प्यार बनाए रखिए। ये सिर्फ हम लोग का चैनल नहीं है, ये जो है हम लोग बड़ा सोच समझकर जो है लोगों की जन मुद्दे की जो चीजें होती है, मूलभूत तो जो आम पब्लिक की जो आवश्यकता है, उस चीज की जब भी हम लोग बैठते हैं तो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो इस तरह का वीडियो जो है पाने के लिए आप लोग इस तरह से प्यार दिखाते रहिए। चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग जो है लाइक, शेयर और फॉलो कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।